नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियस मीडिया और आपके साथ हूँ मैं दीक्षा मौर्य। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुब्रत दे सर, जो कि बहुत अच्छे सितार वादक हैं और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। तो सर, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही है सर, और मतलब आपका रुझान सितार की तरफ कैसे? नमस्कार दर्शक बंधु, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका ढेर सारे अभिनंदन। और मैडम, आपने हमें बुलाया, इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके स्टूडियो को। तो मैं अपनी संगीत की जीवन जो है शुरुआत एक 7 साल की उम्र में शुरू हुआ था, जहाँ मेरे पिताजी श्री बुद्धनाथ दे संगीतज्ञ हैं, म्यूज़िक स्कॉलर है, म्यूजिशियन है। तो लेकिन प्रोफेशनली ही वाज अ रेलवे स्टेशन मैनेजर। तो बचपन जब 7 साल की उम्र होता है, एक मिट्टी का रूप होता है इंसान। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुम्हार जब मिट्टी का आकार देते हैं, कहीं रूप बना के मटका बनाते हैं, गिलास बनाते हैं, कुछ भी बनाए आकृति देते हैं, उसके बाद उसको एक प्रोसेस के ज़रिए वो सख्त हो जाता है। उसके बाद जाके उस मिट्टी को पता नहीं कि मैं किस घर पे किस आधार पे रहूँगा, तो कुम्हार तो उसको रोक देता। तो गुरु जो है, पहला गुरु मेरा पिता है, माता है। उन्होंने हमको उस रूप में धीरे धीरे बड़ा किया। तो 7 साल की उम्र में मैंने संगीत की जो शिक्षा हो, सितार को, मेरे लिए उस टाइम सितार जस्ट एक खिलौना जैसा था। तो श्री अमरजीत सिंह जी अभी भी जीवित है वर्तमान में, जमशेदपुर निवासी हैं। तो उनके हाथों से मेरा संगीत का शुरुआत हुआ है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी तालीम से धीरे धीरे हम आज यहाँ हूँ। माता पिता के आशीर्वाद, उनकी कठोर मतलब जो साधना करने की जो उनकी डिसिप्लिन होता है, अनुशासन जिसको हम बोलते हैं। तो 7 साल की उम्र में जब हम शुरू किए हैं, उसके बाद धीरे धीरे तत्पश्चात मैं सुरमणि बावरी बंधु सेठी जो भुवनेश्वर के रहने वाले हैं जी, उन अभी वर्तमान में वो चले गए, गत हो गए, तो उनसे तालीम लिया। तो मैं भुवनेश्वर में एक्चुअली रह के सीखा हूँ और गुरुजी के पास रहना, गुरुकुल को के बारे में जानना। तो मैं जब 1984-85 मुझे याद है, मैं 9th स्टैंडर्ड में मोस्ट प्रॉब्ली या 10th स्टैंडर्ड में थे जी। 84 की बात, हाँ 84 ऐसे है। तो उस दौरान मैंने ट्रेन से जाना, उनके पास रहना, 15 दिन 20 दिन गुरुजी के पास तालीम लेते थे। तो गुरुकुल में रह के सीखना, वो उसकी एक अहमियत अलग है। बिल्कुल। और वो हमारे सबसे बड़ी शास्त्रीय संगीत का धरोहर है, जो गुरु शिष्य परंपरा जिसको बोलते हैं। जी। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये नहीं कि 24 घंटा हम सितार के साथ रह के सीखना होता है। तो हम गुरु की सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है, गुरु को ले जाना। और वो बावरी बंधु जी जो गुरु थे, हमारे सेकंड गुरु, ब्लाइंड थे। तो उनको लेके संगीत महाविद्यालय, उत्कल संगीत महाविद्यालय भुवनेश्वर, उनको छोड़ना आना, तो एक कठोर जिसको डिसिप्लिन बोलते हैं कि हमें एक तालीम के लाते उन्होंने एक टैक्स दे के जाते हैं कि आज दिन भर आपको ये रियाज करना है, मैं शाम को जब आऊँगा तो आपसे सुनूंगा। तो हमारे पास वही रहता है। उनको छोड़ने के बाद सारी कर्म करने के बाद गुरु की घर को देखना, खाना बनाना गुरु के लिए, उनकी कपड़ा साफ करना, जितना हो सके गुरु की सेवा करना। तो करने के बाद रियाज करते करते डिसिप्लिन। और जब गुरु के लिए कोई समय नहीं था, उनको जिस राग को जिस समय सिखाना है, सुनना है, बजाना है, जी। गुरुजी ने हमें उसी टाइम उनकी तालीम दिए हैं। क्योंकि हर एक राग का एक रूह होता है, कैरेक्टर होता है, और उस राग से उस कैरेक्टर को, राग को आधारित समय के आधार पे हुआ, ऋतु के आधार पे हमारे शास्त्रीय संगीत पे रागदारी है। तो राग को हम जब बजाते हैं, उसकी उस ज़माने में, उस समय में हमें इतना पता नहीं है 10-12 साल 15 साल के बच्चे को कि उसका कैरेक्टराइजेशन, इमोशंस कैसे बनेगा। बिल्कुल। तो हम उस टाइम एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता। उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए, एक बिल्डिंग बनता है, उसका भीत जिसको नींव रखा जाता है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जी। बिल्कुल। उसके बाद दीवार उठता है, लेकिन तब भी पता नहीं चलता कि इसका इंटीरियर क्या करेंगे। बिल्कुल। बिल्डर्स या कोई भी बिल्डिंग बना के छोड़ देता है, उसके बाद जो रहने वाले हैं वो उसकी इंटीरियर डेकोरेशन करता। तो गुरु की मेरे हिसाब से उन्होंने जो तालीम, जो नींव हमारे रखे थे, कठोर साधना, उस टाइम हमें बिल्कुल पता नहीं था कि राग ईमन का रस क्या होगा, भूपाली का रस क्या होगा, भैरवी का रस क्या होगा। तो हम एक मैकेनिकल वे में उसको रियाज करते थे, सरेगा पता नहीं सा सरेगा, वही चलता था। मेरा माताजी पिताजी एक अगरबत्ती लगा देते थे उसको गीला करके कि जल्दी से ना बांध हो जाए, और बोलता कि जब तक ये ख़त्म नहीं हो तब तक तुम्हारा एक ही पलटा चलेगा।
या तो कैंडल जला देते थे, जब तक ये बुझेगा नहीं तब तक तुम बजाते रहना। तो इस तरह की बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको हम इसी तरह बजाते गए, सीखते गए, रियाज करते गया। अब रियाज एक है, साधना है, और उपासना उसके बाद आता है। तो जो बच्चे सीखता है, मजबूती से सीख रहा है, वो उसका रियाज हो रहा, और उसके बाद उसकी जो प्राप्ति होता है वो है उपासना। तो अनुशासन से रियाज करके उपासना करने के बाद कुछ अगर उपलब्धि हुआ तो उसका एक बूंद जो होता है, जो इसके लिए आज मैं हूँ कि मैं उसको आगे उसकी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, उसको सुना सकता हूँ, तो उपासना के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं है। तो संगीत एक निरंतर प्रयास है, और उसमें एंडलेस प्रोसेस है, और हर एक कलाकार में कलाकारी जो होता है, रागदारी, रूहदारी, ये 35, 40, 45 साल के बाद धीरे धीरे आपके जहन पे आता है। उससे पहले वो मैकेनिकल पार्ट होता है, स्किल होता है, आप क्या कितना फास्ट बजा सकते हैं, कितना ताने कर सकते हैं, क्या क्या तोड़े, अब बहुत सारे नॉलेज आप गेन किए। लेकिन राग का रूह तक पहुंचना और लोगों के रूह से उनके अवगत कराना, उनको दिल तक छूना, वो कभी कभी संभव होता है। और कभी कभी आत्मा परमात्मा से मिलन होता है, जब हम खुद अपने आप को लगता नहीं है इसका साज बहुत अच्छा लगा, तो हमें भी खुशी होता। तो यही प्रकार से हम धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर हम जमशेदपुर से सीखने के बाद फिर बड़े गुरु पंडित मृणाल जी, अभी भी गुरु जी स्वस्थ हैं, तो मैं उनके पास कलकत्ता जाना शुरू किया हूँ। और वो विष्णुपुर घराने के ख्यातनामा संगीतकार सितार वादक है, और विष्णुपुर हमारे एक ध्रुपदी घराना है। उनके पिताजी स्वर्गीय पंडित गोकुलनाथ जी, जिनसे पंडित रविशंकर जी भी अपने समय में तालीम लिए हैं। तो उस घराने से जब हम सीखे हैं, तो हमारा है पूरा गुरु शिष्य परंपरा से मैंने सीखा है। जिनसे मैंने सीखा हूँ, श्री अमरजीत सिंह जी, उनसे वो सीखे हैं, सुरमनी बावरीबंद सिटी से उन्होंने सीखा, गोकुलनाथ जी से, ये परंपरा चलते गया। तो हम घर से कभी बाहर नहीं गए, उसी चेन से सीखा हूँ। लेकिन मेरा अपना जो विचार है, जब मैंने थोड़ा सा मैच्योर हुआ, तो मैं पंडित निखिल बनर्जी को से ज़्यादा आकर्षित होता हूँ, और मैं उनका म्यूज़िक 24 घंटा सुनते रहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों हो गया, अटैचमेंट हो गया। तो मैं बोला जाता है कि एकलव्य शिष्य जैसे है ना, मैं जी उनको कभी नहीं दिखाऊं, लेकिन मेरा घर में अभी भी मेरा जहाँ बजाता हूँ, रियाज करता हूँ, उसको मेरे सिर के ऊपर उनका तस्वीर लगा हुआ है जी। तो संगीत का जो निरंतर प्रयास है, और कठोर साधना और डिसिप्लिन, जो माता पिता के साथ बड़े गुरुजियों से मिलते हैं, और साथ साथ जो आप संगीत की जो सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है, 90% सुनना होता, 10% आपका रियाज करना होगा। लेकिन अगर 10,000 घंटा आप रियाज किए हैं, तो 10 मिनट बजाने का आप काबिल होंगे। ये अगर हम रेशियो, मैं अपने आप ये सोचता हूँ कि इतना होना चाहिए एक बच्चे के अंदर। तो जैसे हम सितार वादक है या तबला वादक, जो भी स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट या नॉर्मल दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो अंगली से बजता है, उसमें बहुत सारे चीज़ मेंटेन होता है और उसकी प्रैक्टिस होता है। लेकिन क्या होता है कि ये तो हाथ है, और जो इंस्ट्रूमेंट होता मेटल, स्ट्रिंग्स, चमड़े का, स्क्रीन का बनता रहता, लेकिन उसमें एक आत्मा स्थापन करना होता। वो आत्मा जब उसके अंदर आएंगे, तो उसका निकास, उसका सुर, उसका जो लय है, उसका मीठापन, वो चीज़ आना चाहिए। ऐसे तो कोई भी तबला बजा ले, ड्रम जैसा बजा सकता है, बहुत लोग बजाते भी है ड्रम की तरह, लेकिन उसमें वो रूहदारी, वो आँस नहीं है, मिठास नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो संगीत एक आध्यात्मिक प्रोसेस की एक दूसरा रूप है। तो आध्यात्मिक जीवन की जब हम संगीत में आते हैं, तो संगीत जैसे गीतम, बद्धम, नित्यम, तयो संगीतम मुच्यते, तो तीनों की दो रूप धाराओं को हम संगीत कहते हैं। अगर हम सोचिए, एक सितार वाला को सितारिस्ट बोलेंगे, एक तबला वाला को तबलिस्ट बोलेंगे, वोकल को वोकलिस्ट बोलते हैं। तो म्यूजिशियन को का डेफिनेशन होगा कि अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक ही और शी शुड हैव ए गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान होना चाहिए, सच्चे इंसान होना चाहिए, और एक सेवा के रूप में होना चाहिए। तो सर, आपकी एक संस्था है जिसका नाम है संगीत स्वरांजलि, तो आप उसके फाउंडर भी हैं, और सर मतलब इसको स्थापित करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे
ये ऐसे है कि मैं जमशेदपुर से जब 1994 में मैं दिल्ली आया अपनी जी। संगीत के बारे में थोड़ा और अपने आप को जी, इस्टेब्लिश जी, करने जी। जो मैं जमशेदपुर एक संगीत का एक गढ़ है, झारखंड में आता है, वहाँ पे काफ़ी संगीत म्यूजिशियंस रहे। लेकिन मेरा रुझान था कि नहीं, शहर से बाहर निकल के कुछ करें, कुछ सीखें, कुछ देखें, सो दैट कि हमें म्यूज़िक में और थोड़ा आगे जी, जान जी। सके। उसी कारण दिल्ली आना हुआ। तो जब दिल्ली आए तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ करने के लिए, जैसे हम जैसे बहुत कलाकार हैं जी, जिनको बिल्कुल। स्टेज नहीं मिलता, नहीं अच्छे मिलता अच्छे है। कलाकार हैं, लेकिन स्टेज उन्हीं को मिलता है जिनकी पहुँच गॉडफादर होती है, फादर, बिल्कुल। जिनकी परिवार के से आते हैं, सोर्स बड़े होते सोर्स से। हैं, जी, हाँ, बिल्कुल। तो उन कलाकार, उन पंडित या उस्ताद या उनके परिवार के लोग सिवा बहुत कम लोगों की स्टेज वहाँ मिलता है। तो रूरल एरिया में जो छोटे शहर से जो आते हैं, जी। उनको कोई वैल्यू नहीं देता। बिल्कुल। तो मैंने भी बहुत सारे जगह में जब धक्का खाया हूँ अपने ज़िंदगी में सिंग म्यूज़िक के लिए, क्योंकि हर एक कलाकार एक का एक ख्वाहिश होता है कि नहीं, मुझे एक दिन बजाना है लोगों तक बजाना अपना। है, मंच तो घर चाहिए। में रियाज करना और लोगों के लिए बजाना में थोड़ा ज़मीन आसमान ज़मीन फ़र्क है। आसमान, जी, बिल्कुल। तो उससे उत्साह मिलता है, जोश मिलता है कि नहीं, मुझे और अच्छा बजाना है। हाँ। हम तो सुनते रहते थे। तो उसी संदर्भ में मैं स्वरांजलि का स्थापना किए 2000 साल में। जी। और उसका मेन उद्देश्य ये था, एम था कि हम उभरते हुए कलाकार को हम बट स्टेज जी, देंगे, बिल्कुल। और साथ साथ संगीत का प्रचार प्रसार में हम जितना हो सके कर्तव्य करेंगे हमारे। तो अकेले थे, तो कुछ दोस्तों जो संगीत के लाइन पे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको लेके हमने जी। एक संगीत के संस्था की रचना किए थे। स्थापना होने के बाद हमने 2002 से हमने कार्यक्रम, 2001 से ही कार्यक्रम शुरू किए थे जी। छोटे छोटे आकार पे, लेकिन वो काफ़ी आगे बढ़ते गया। आज 24 साल में देखिए, मैंने न जाने अनगिनत कलाकार को हमने स्टेज दिया, लेकिन शुरुआत तो किसी एक कलाकार को करना था। तो मैं संगीत का एक सेवक के रूप में काम करता हूँ, शिल्पी का हिसाब से नहीं। जी। कलाकार इस जन्म में नहीं, अगली बार कठोर परिश्रम करके ज़रूर होंगे, लेकिन सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और ये जिम्मेदारी हम कलाकार को ही लेना होगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर देश की रक्षा हमारे आर्मी के लोग करते हैं हमारे लिए, तभी जाके हम चैन का नींद सोते हैं। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। कलाकार का ही फर्ज है कि हमारा संगीत को कैसे बचाए रखा जाए, कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और सही ढंग से इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के साथ इसका प्रमोशन होना चाहिए। इसकी जो शास्त्रीयता है उसको बजाय रखते हुए करना चाहिए। तो यही कारण था मैंने उसमें किए। उसके बाद धीरे धीरे देखा, जो छोटे बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं, पेरेंट्स उनको लेके म्यूज़िक क्लास में आते हैं, वोकल सीखते हैं, उनमें से जो अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं सबके साथ, जो थोड़ा बहुत लेस थोड़ा एटीट्यूड वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा कर नहीं पाता, उनको बूस्टअप देने के लिए एक कार्यक्रम करते हैं मूर्छना नाम से, जिसमें सिर्फ बच्चे लोग के लिए कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें क्या ना, उसमें सारे बच्चों को एक साथ बैठाते हैं, बैठ के एक कोरस म्यूज़िक होता है, रागदारी, तो अलग अलग रागों के अलग अलग बच्चे को जो कैपेबिलिटी है वो स्टेज की, तो स्टेज ऐसे है कि वो फियरनेस दूर करता, बहुत ज़रूरी है, बच्चे को वो देना चाहिए। तो ऐसे काम करते करते आज काफ़ी बच्चे यहाँ से। उसके बाद हमारे अंडर प्रिविलेज, बहुत सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो हम डांस या वोकल में हम शुरू किए थे। तो करीबन 2006 में मैंने शुरू किए थे। तो उन बच्चों को देखते थे कि जो कि इसमें स्कूल नहीं जाते थे, कोई स्कूल जाती थी, तो उसके बाद आने के बाद इन लोग घर घर में बर्तन सफाई के सब मम्मी पापा भेज देते थे। मुझे दुख लगता कि इनमें क्यों नहीं टैलेंट है। तो कम्युनिटी सेंटर्स में जाके, हमारे एक डांसर है लिली मुखर्जी, तो आपने वो काम करती रहती, डांस सिखाने शुरू किया। सुब्रत दास बोल के एक सज्जन है, उन्होंने वोकल शुरू किया। एक तपन बोल रहा था, तो उसने तबला का काम किया। तो हमने जहाँ जहाँ से तबला मिला पुराना वहाँ रख दिया, हारमोनियम मिला तानपुरा रख दिया। इसे ही छोटा सा एक रूम में हमने शुरू किया कि उन बच्चे आ जाए, फिर उनका फॉर्म फिलअप करा के हम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से उनका एग्ज़ाम दिलाते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सो दैट कि हम चाहते थे कि बच्चे 10 साल 15 साल सीख के एक डिग्री ले ले, या कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे थे। उसके बाद उनमें से कोई बच्चे अच्छे डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा डांसर थे कथक के, तो उसके बाद उनकी पेरेंट्स उनको छोड़ा दिए। तो मेरा मकसद यही था कि वो बेकार ना जाते, उसके अंदर में किसी स्कूल का कम से कम म्यूज़िक टीचर का पोस्ट आ सकता है, वो डांस टीचर की पोस्ट में अप्लाई कर सकती है, या तो बच्चे को सिखा के अपने एरिया में 2 पैसा कमा सकती है। और संगीत सिर्फ
पैसा कमाने के लिए या पैसा अर्जन करने के लिए है, एक आत्म प्रतिष्ठा है उसमें। आपको उसमें एक विचारधारा है, आपको डिसिप्लिन लाता ज़िंदगी में, उसका रूपरेखा, आचार आचरण, सब चीज़ भारतीय शास्त्रीय संगीत बदल सकता है अगर उसको सही मायने में कोई उसको अपने आप में लिया है, आत्मसमर्पण किया है। तो इसके आत्मसमर्पण की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज की आधुनिक पीढ़ी है, जो आज के युवा हैं, उनका कहीं ना कहीं रुझान बॉलीवुड से ज़्यादा प्रेरित है, मतलब वो, और जो आधुनिक वाद्य यंत्र हैं उनकी तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है, और जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनसे कहीं ना कहीं वो दूर हो रहे हैं। तो उनका रुझान अपने शास्त्रीय संगीत में लाने के लिए क्या आपके विचार हैं, मतलब कैसे वो इस तरफ उनका रुझान बढ़ सकता है? जी जी, आपने सही फरमाया, क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत जो है ये धैनी और ज्ञानी का बीच में है जी। ये सबकी आम जनरल लोगों के लिए नहीं है। तो ये परंपरा तो आते हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर हर एक स्कूल कॉलेज में इसको कंपलसरी किया जाए और उससे अगर बच्चे सीख तो रहे हैं, ऐसे नहीं कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं, हम पॉजिटिव वे में भी देखें कि काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंट बच्चे हैं। आप आजकल टैलेंट शो हो रहा है मीडिया में, आप देख ही रहे हैं। तो क्या है कि वो तो इंस्टेंट एक टैलेंट निकाल के आ रहा है टैलेंट से, और उन कलाकार की प्रतिभा ज़बरदस्त है। और अगर आप साउथ में चला जाए, महाराष्ट्र चला जाए, जैसे आपकी मध्य प्रदेश में भी अच्छे अनगिनत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। मैं सागर में भी देखा, कला की भरमार है यहाँ अंदर, बच्चों के अंदर। बात यह है कि अभी इन बच्चों में समय का जो है ना, जिस समय हम गुजार के आए हैं, तब उस ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह की डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था। अब देखिए, डिजिटलाइज होने के कारण संगीत में थोड़ा सा 10% शायद हमें अचीवमेंट हुआ है, बेटर इसको इम्प्लीमेंट में मास लोगों तक पहुंचाना, लेकिन नुकसान कितना हो गया। बिल्कुल। हम जब संगीत शिक्षा करते तो हमारे पास समय का सबसे बड़ा था कि हमारे पास समय है और समय का हम इस तरह यूटिलाइजेशन कर सकते थे। आज के बच्चे में से इंस्टेंट हमको चाहिए, रील बनाना है, इंस्टाग्राम में देना है, चाहे कैसे भी करके करें। तो इंस्टेंट वाला चीज़ है वो सामयिक होता है, और वो जो लॉन्ग टर्म है वो कामयाब नहीं होते हैं। और इजीएस्ट वे में क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे नहीं कि बहुत इजीली आप सीख के उसका माहिर हासिल कर सकते हो उसकी। तो लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट जो वेस्टर्न में है वो 6-7 साल भर में आप उसको सीख के पब्लिक तक ले जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसमें भी दिखा जाए तो बहुत गलतियां हैं कि हम उस वेस्टर्न को, पियानो, बहुत लोग पियानो कैसे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो मैक्सिमम देखिए बच्चे एक हाथ से बजा के गाना उठा लिया, पैरेंट बजा दिया, लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स को ही पता नहीं कि पियानो का जो जेस्चर है डबल हैंड जेस्चर में कैसे बजाया जाता है। गिटार में कॉर्ड का प्रैक्टिस है, गिटार में उसकी स्केल का अलग प्रैक्टिस है। बस गिटार पकड़ा दिए, एक गिटार तार लेके 2-4 स्ट्रोक बना दिए, कॉर्ड बना दिए, 6 कॉर्ड सीख लिए, बस उसका गिटार बजाना शुरू किया। तो एक 6-7-8 महीना में क्या होता है, उसकी जो इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है जी। वेस्टर्न में क्या है ना, फिक्स नोटेशन के आधार पे उन लोग बजाना सीखता है। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में जो है कठोर साधना चाहिए और क्रिएटिविटी, ये इसीलिए इसका नाम है परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी, उपज का अंग है। अब ये चीज फिक्स बंधा हुआ नहीं है, बंदिश हमारे फिक्स हो सकता है, लेकिन आपका आइडेंटिटी, आपकी जो उपज है, जो क्रिएटिविटी, उसका विस्तार अंग से आता है। तो इसके लिए समय देना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, जो चीज वहाँ पे इतना मेहनत नहीं करना होता, तो इसीलिए लोग रुझान उधर चले जाते हैं, उस तरफ जाता है। और दूसरी बात, सच बात यह है, कड़वा सच है कि इस लाइन पे रोजी रोटी कहाँ से आएगी। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप आज के जमाने में लोगों के क्लासिकल के प्रति, मेट्रो शहर में बहुत कम शहर ऐसे हैं जहाँ मेट्रो शास्त्रीय संगीत के प्रति सम्मान है। मैक्सिमम लोग देखिए, आज भी हम बोले कि बॉलीवुड तो बॉलीवुड की जगह में है ही है, तो लेकिन उसकी गाना पे प्रति उसकी रुझान लोगों में आकर्षित करता है, नो डाउट। जैसे हमारा लोक संगीत, फोक म्यूजिक, ये हमारे अप्रतिम चीज है, जो एसेट है भारत संस्कृति का। उसके लाभ, उसके साथ डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन होने के बाद अब वो लोक संगीत के जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, लोकगीत करने वाले, उन लोग लुप्त होने जा रहा है। अब हम एक सिस्टम आ गया कैसियो पियानो, जिसमें बहुत सारे चीज प्रोग्रामिंग किया रहता है, उसी में बैठे रिकॉर्डिंग करके उसको ट्रैक बना दिया जाता। म्यूजिशियन कोई नहीं रहता उसमें, सितार बोलने से सितार डाब हो जाएगा,
फ्लूट बोलने से तो फ्लूट डाब हो जाएगा। तबला, एक आदमी तबला बजा के चला जाएगा, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, उसमें 10 तबला प्लेयर एक साथ बज जाएगा उसी को लेके लूप बना के। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं तो है, लेकिन डिसएडवांटेज वो हुआ कि उन कलाकारों का रोजी रोटी बंद हो गया, बंद हो गया कहीं ना कहीं। मेंस पावर को ये जो डिजिटलाइज करके छोड़ दिया, बिल्कुल, उससे तो एक रोजी रोटी कम हो गया। संगीत अच्छा ओरिजिनल एस्थेटिक जो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है वो बंद हो गया बिल्कुल। तो हम इसी आधार पे देखें तो हम लोगों में इजीएस्ट वे गिटार बजाना, पियानो बजाना और इजी टू गेट योर फेम, नेम एंड फेम, तो वो एक चीज है। तो ठीक है, लेकिन समय का घड़ी है कि वो वापस फिर आएंगे। तो आप देखे होंगे कितने सारे बैंड बने थे एक टाइम, आज से 5 साल पहले ग्रुप बैंड होता था। धीरे धीरे वो बैंड लुप्त हो गया। आप 2006-2007 का जमाने का टीवीएस सारेगामा, HMV सारेगामा का जो भी हमारे कार्यक्रम होते थे, वहाँ एक से कलाकार के गाना गा के जाते थे टीवी में, और उनमें से गिने हुए चीज लोग अभी आप नाम सुन रहे होंगे। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत का जो गा के गए हैं, अभी भी हम बड़े उस्ताद, बड़े पंडितों का नाम अभी भी जन्म जन्म तक, अमर तक हम उन लोग अमर हैं। तो इसीलिए ये जो फास्ट वाला चीज है ना, वो जल्दी विलुप्त हो जाती है। वो एक कहानी है ना, वो कच्छप और उसकी जो कहानी है, कैसे कछुआ और खरगोश की जो है, तो वो ऐसी चीज है, उसकी उदाहरण है। लेकिन संस्कृति को समय के आधार पे बचाए रखना और समय की परिवर्तन के साथ उसकी आधारशिला को बरकरार रखते हुए दूसरे जो नया टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो एस्थेटिक जो अथॉरिटी है, शास्त्रीयता, उसको बजाए रखना बहुत जरूरी है। हम राग को इधर उधर करके हम राग को बर्दाश्त मतलब खत्म नहीं करना चाहिए, और बंदिश को भी खत्म नहीं, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद पंडित का रचना किया हुआ एक बंदिश है। तो आपका एक सेमिनार भी था यूनिवर्सिटी में, तो वो मॉडर्नाइजेशन मतलब संगीत का जो शास्त्रीय संगीत है उसका मॉडर्नाइजेशन, उसको लेकर था सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, वो मॉडर्नाइजेशन इसी संदर्भ में, जैसे मैंने की बोला कि पर वहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग राय है। तो मॉडर्नाइजेशन ये होना चाहिए कि पिछले ज़माने की जो रिकॉर्ड्स है, जो गायन वादन शैली है, उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की बहुत सारी चर्चा हो रहा है, तो हम सॉफ्टवेयर को उस आधार पर रखें कि हम पुराने कलाकारों की गाए हुए चीज को कैसे संभाल के रखें आने वाले 50 साल 100 साल की पीढ़ी तक के लिए। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम जो हम बजा रहे हैं, ऐसे प्रावधान होना चाहिए। संगीत, देखिए मैं आपको सिंपल से उदाहरण देता हूँ। अगर मैं आपके सामने कुछ गा के या बजा के हम कुछ कर रहे हैं, इसका कोई तो रिकॉर्ड नहीं होगा जी। अगर आप आज हम मेरा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो मेरा जो दिल की बात है वो बात अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कैसे लोगों तक पहुंचेगा मेरा बात। तो ये सुविधा है टेक्नोलॉजी का है, तो हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और सही उपयोग करना चाहिए। आप सोचिए कोई राग सपोज हिमन लेके उसमें मध्यम तीव्र लगता, कोई बोलता है नहीं हम गंधार को कोमल कर देंगे, राग हिमन हो जाएगा, नया टेक्नोलॉजी, चूंकि मेरे को वो राग में इस तरह की नोट लगना अच्छा लगे, तो ये सरासर गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और सेमिनार में हालांकि मैंने बोला सबको कि आप सुनिए सबका, लेकिन करना है आपको अपना, जो आपको जो अच्छा लगे। लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ बोल के गए हैं, लेकिन तत्पश्चात मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत का आधुनिकीकरण रागों को छेड़छाड़ करके नहीं करना चाहिए। रागों का संरक्षण में आधुनिकीकरण हो, लोगों को कैसे और बुनियादी सोर्स मिले, सुविधाएं मिले, स्टेज मिले। आज के ज़माने में जैसे कोरोना के टाइम हम ऑनलाइन बहुत सारे कॉन्सर्ट किए हैं, तो अगर ऑफलाइन नहीं हो पा रहा तो ऑनलाइन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी सारी सुविधाएं आ गया। और इसको प्रिजर्व करने के लिए आर्काइव बनाइए। जैसे कोई भी रियाज होता है तो रियाज को एक आर्काइव रूम बना के आप रिकॉर्ड करके इस तरह कैमरे के सामने बैठ के आप रिकॉर्ड कीजिए, वो आपकी पेंटिंग है। जैसे मैं सितार बजाता हूँ तो सितार मेरे लिए, सितार एक कैनवस है, और जो सितार में पर्दे लगे हुए हैं ना, जो नोट्स लगे हैं सारे गामा पदा, वो हमारे 7 स्वरों की रूप है। जो मेरा अंगली है ये हमारा ब्रश है। तो हम सितार में क्या करते हैं, हमारा अंतरात्मा को जो पेंटिंग है रागों की, उसको हम इस कैनवास पे पेंटिंग करते हैं अंगली के जरिए बजा के। तो ये अंतरात्मा की, ये हर रोज नया नया आता है, हर रोज उसकी अलग निकास निकलेगा। तो वो अगर हम सेव करके रखेंगे
तो कल को आपके लिए एक रिकॉर्ड आर्काइव बन जाएगा कि राग ईमन को अगर 10 बार बजाएंगे हम दिन में तो 10 अलग अलग रूप आएंगे। लेकिन ईमन अपनी जगह में, राग किल्लान जो है अपनी जगह में वो वजूद है, लेकिन उसका रूपरेखा अलग है। जैसे ग्लास में पौधा लगा के दीवार के उस कोना पे तो उसका रूप अलग हो जाएगा, वहाँ रखेंगे तो घर का रूप अलग हो जाएगा, इस कोना पे रखेंगे तो इस तरह के रूप बदलते हैं। लेकिन ग्लास और पौधा एक है, पानी भी एक है, लोगों का नज़रिया बदलते जाएगा। तो ये क्रिएटिविटी है, और ये क्रिएटिविटी तभी संभव जब आप दिमाग खुला है। तो इसीलिए मैं सेमिनार में भी मैं बच्चों को बोला हूँ सागर यूनिवर्सिटी के कि आप लोग अपना आँखें खुला रखिए। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है, आप सुनिए, यूट्यूब में जाइए, जिस राग को आप गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, 10 लोगों को सुनिए कैसे कैसे बंदिश को गाए हैं, कैसे, तभी जाके आपके अंदर में आए। इसीलिए मैंने पहले जैसे बोला 90% सुनने का है, 10% रियाज करने का है। उसके बाद जाके जब आपका साधना पूरा हुआ तो फिर उपासना के टाइम आता, जब स्टेज में जाते तो हम उपासना करते भगवान के लिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका क्या कहना है कि जो लोग संगीत से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो मतलब रुचि रखते हैं संगीत में उनके लिए भी आपका क्या संदेश है? आप कहना ही चाहूँगा, जैसे हम संगीत से जुड़े, हम संगीत का विद्यार्थी हूँ, अभी भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ हर वक्त। तो संगीत अनंत है, और इस यूनिवर्स में हम एक छोटा सा ड्रॉप है इस ओशन की। तो संगीत का सेवक रूप के रूप में हर चीज़ हर क्षण में सीखने को मिलता है, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है जी। और जो बच्चे, जो लोग संगीत से, शास्त्रीय संगीत से दूर हैं, मैं उनके लिए भी बजाता हूँ, उनके लिए भी इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ कि वो भी संगीत के ज़रिए जुड़े। तो शास्त्रीय संगीत में ये पावर है जिसको हम बोलते हैं हीलिंग, म्यूजिकल हीलिंग। आज की ध्यान की युग में, आज की जो हमारी मतलब जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसमें हमें सुकून चाहिए, स्ट्रेस चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रीय संगीत ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैंने अनगिनत कंट्रीज में गया हूँ और बहुत साल जाते रहता हूँ, साल से मतलब आना जाना चल रहा है मेरा विगत 24-25 साल से। तो मैंने ये चीज़ देखा कि हमारे देश में शास्त्रीय संगीत का जो कदर है, हम बाहर जब जाते हैं उसकी कदर और ज़्यादा जी। तो चूँकि उसको मिलता नहीं है, हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, तो हम इसको ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कैजुअली ले लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या है, कुछ और कर लेंगे। लेकिन वहाँ के लोगों में ना अभी भी एक टेक्नोलॉजी जो है उतना हावी नहीं है कि 24 घंटा मोबाइल देखना, 24 घंटा मोबाइल पे रहना। वो अभी भी प्रयास करता है कि फैमिली के साथ कैसे टाइम बिताए, कैसे हमारे रूट्स के साथ जुड़े रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें। और हमारे संगीत तो नेचर का ही पार्ट है, नेचर से ही साथ सौ आए हैं। तो हम इसलिए हमें उनके लिए भी कहना है कि अगर आप शास्त्रीय संगीत पे आएंगे, इसको प्रोफेशन मत बनाइए। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्रिकेट खेलिए, कुछ भी कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत एक आपके लिए उपासना है, पूजा है, इबादत की चीज़ है। आप उसको कीजिए 1 घंटा 2 घंटा अपने मेडिटेशन के तौर पे उसको साधिए, रियाज कीजिए, अपने आत्मा की खुशी के लिए कीजिए। आपको थोड़ा सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। उससे आपकी शारीरिक जो संगठन है, शारीरिक रूप में जो अंदर से जो आपकी बुनियाद भीत है, संगीत उसको क्लीन करता, आत्मा को क्लीन करेगा। और उसके साथ साथ आपकी बहुत सारी विधाएं हैं संगीत में, ऐसे नहीं है, वो उसकी पावर की, रागदारी की पावर को लोग समझ नहीं पाते। इसमें हमारे कफ पित्त वात जो शरीर में है सारे रागों से मिला हुआ है। हार्ट के लिए भी स्पेशल कुछ रागे हैं जिसको हार्ट के लिए लगा जाता है, हमारे पाचन शक्ति के लिए भी इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो हमारे शरीर में अगर देखा जाए, मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, शरीर में हमारे नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स पॉइंट है। अब उसमें क्या है कि जब हम खुशी आता है, कुछ साउंड सुन के हमको खुशी मिलता है, या जब हम रोते हैं तो कभी दुख लगता है, तो वो क्या है, शब्द है, कोई बोलता है कुछ तो दुख लग जाता है, लेकिन वो शब्द है, शब्दों को अगर साहित्य को हम बंद कर दें, वो एक साउंड है, नाद बंद, वो टच ऐसे नाद पॉइंट पे लगता है जिससे कि रोने का महसूस होता है। और कभी कभी ऐसे तो कुछ सुन के अच्छा लगता है तो खुशी से झूम उठते हैं। तो अल्टीमेटली साउंड है। तो साउंड कहाँ था, संगीत से आता है। तो हमारे अंदर में भी वो संगीत का कुछ पर्टिकुलर साउंड है जिसको सही समय पे, सही दिशा में, उसको सही आधार पे उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको गाया या बजाया जाता है, तो शरीर के आध्यात्मिक जीवन में भी उसको संकलित रूप मिलता है, पुष्पित होता है, और उससे हमारा विचारधारा बदलता है, हमें खुशी आता तन मन से, और
आत्मा को क्लीनिंग होता है, अपना दिमागी संतुलन मिलता है, शांति मिलता है। तो जो लोग नहीं आना चाहते हैं प्रोफेशन ना करें, लेकिन मैं उनको एक गुजारिश है कि हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, इसको आप सब बचा के रखिए और इसके प्रति एक श्रद्धा भक्ति से इसको आप पूजा के रूप में अपने घर पे, बच्चों के, परिवार पे इसको एक रियाज के तौर पे रखिए। आप नहीं भी कर रहे, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं, शास्त्रीय संगीत का एक म्यूजिक चला दीजिए। आजकल ऑनलाइन के बहुत सारे सुविधा हैं, यूट्यूब चैनल्स है, तो वेस्टर्नाइज में कितने सारे लोग इसको इस्तेमाल करें। जब बाहर मुल्क में हम जाते हैं तो मेडिटेशन, योगा, म्यूजिक थेरेपी, वेलनेस सेंटर, बड़े बड़े वेलनेस सेंटर में म्यूजिक को ऑपरेशन से पहले म्यूजिक को सुनाया जाता था, ऑपरेशन के दौरान म्यूजिक चलता है, शास्त्रीय संगीत। तो ये चीज बहुत सारे काम हो रहा है। वी आर सो प्राउड दैट वी बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्सल म्यूजिक, जिसको हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं। हाँ, इनका दो विधाएं हैं, एक नॉर्थ इंडियन, एक साउथ इंडियन। तो आपने देखा कि हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी सर से मिली है और सर ने इतना अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी दर्शक बंधु को ढेर सारे नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहे और शास्त्रीय संगीत को अपना जीवन का एक हिस्सा बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।